दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर 2018 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2019 सॉल्व हो गया और 2020 यानी दो मॉडल पेपर देख लिए हम लोगों ने बिहार पॉलिटेक्निक के। अभी हमारा तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है 2018, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन से। आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें इसमें कि न्यूटन का गति यानी न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है दर्शाता है, यानी जो न्यूटन का जो प्रथम लॉ है, ठीक है, यानी न्यूटन का जो गति का पहला नियम है, ठीक है, पहला नियम वो क्या बताता है। तो आप जब पढ़े भी होंगे तो न्यूटन का प्रथम नियम या उसी को लिखते हैं और करके क्या लिखते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी पढ़ते हैं न्यूटन के पहले नियम को ही, ठीक है, जड़त्व का नियम यानी उनके पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहला नियम जो उनका दूसरा नियम है, दूसरा नियम उसको हम कहते हैं बल का नियम। क्या कहते हैं, बल का नियम। ये दूसरा अलग अलग नामों से जाना जैसे न्यूटन का प्रथम लॉ, ऐसे पूछ देता है कोई कि गति का न्यूटन का गति का पहला नियम बताइए, या कोई पूछ देता है कि जड़त्व का नियम बताइए। तो जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम दोनों बात क्या है, एक ही है। जो पहला नियम है उसमें यही बताया गया है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, ठीक है, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये किसकी परिभाषा है, जड़त्व की परिभाषा है, ठीक है। जड़त्व क्या कहता है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, ठीक है, वह गुण है जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी पहला जो नियम बताता है वो जड़त्व के परिभाषा को ही क्या करता है, डिफाइन करता है। जिससे कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है वो गुण क्या कहलाता है, जड़त्व। अर्थात न्यूटन ने पहले नियम बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, मतलब विरामावस्था में है तो आप उसका गति में लाना चाहेंगे तो विरामावस्था में रहना चाहिए, यानी अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रही है ना, वो विरामावस्था में हम उसको गति में ला रहे हैं तो विरामावस्था में ही आना चाहेगी। तो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसका मतलब जो उन्होंने पहला नियम बताया था वो जड़त्व के परिभाषा को क्या कर रहा था, डिफाइन कर रहा था। अर्थात न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। जो उनका दूसरा नियम था, न्यूटन का जो दूसरा नियम था, ठीक है, दूसरा नियम, उसमें बताया गया है कि जो किसी वस्तु पे जो लगने वाला बल होता है वह वस्तु के द्रव्यमान की मात्रा तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात उसमें बताया जाता है बल के बारे में, ठीक है। तो दूसरा नियम को हम बल का नियम भी जानते हैं। और तीसरा नियम तो सबको पता ही है, क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, एक्शन रिएक्शन नियम। तो यही जो तीसरा लॉ पूछे कोई तो आप उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहे या न्यूटन का तीसरा नियम कहे, बात समझिए एक ही है। बल का नियम कहे या न्यूटन का दूसरा नियम कहे, बात एक ही है। और न्यूटन का पहला नियम कहे या जड़त्व का नियम कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है किसको, तो जड़त्व को। किसको दर्शाता है, जड़त्व को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व को, ठीक है। पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड सवाल कह रहा है कि जो रॉकेट है, रॉकेट वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट पढ़े होंगे किस सिद्धांत पे, तो ऊर्जा संरक्षण के, ऊर्जा संरक्षण का संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। सिद्धांत पर जो रॉकेट होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और उसमें और एक आपका आगे शब्द जुड़ जाएगा जिसमें आपके ऑप्शन में दिया है क्या, रेखीय। कौन सा, रेखीय, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम पे आपको बताया गया, संवेग संरक्षण के नियम पे, ठीक है। जैसे उदाहरण बताया, बंदूक का गोली का चलना पीछे की तरफ झटका देती है, तो क्यों, क्योंकि जब गोली छोड़ी जाती है तो जिस स्पीड से, जिस संवेग से वो आगे जाती है
उतना ही क्या करती है, संवेग पीछे भी छोड़ती है, जिससे उसका पीछे भी छोड़ती है, जिसे हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जो रॉकेट होता है वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। यहाँ पे रेखीय संवेग संरक्षण होता है। रेखीय का मतलब जैसे रॉकेट उड़ता है तो जिस संवेग से वो आगे जाता है तो उसके पीछे से धुआं भी निकलता है जो गैस की, तो उतना ही संवेग से वो पीछे उसका जो है गैस का भी निकलता है। ठीक है, तो ये देखे होंगे ये रेखीय है, एक सीधी रेखी में चलता है रॉकेट। ठीक है, सीधी रेखी में गति करता है, तो इसलिए इसको रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आपका दिया होगा संवेग संरक्षण ऑप्शन में, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ऑप्शन नंबर सी रेखीय संवेग संरक्षण, इसमें शब्द जोड़ा है रेखीय। और ऑप्शन डी में कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण, तो कोणीय संवेग संरक्षण नहीं होता है, रेखीय संवेग संरक्षण होता है। जो रॉकेट उड़ता है वो रेखीय संवेग संरक्षण पे उड़ता है, अर्थात इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है, दूसरे का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं परम शून्य ताप होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या होता है। ठीक है, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए यदि हम सेल्सियस पैमाने पे बात करें, सेल्सियस पैमाने पर तो जो परम शून्य ताप होता है सेल्सियस पैमाने पर -273 डिग्री 273.15 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप ये होता है हमारा परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पैमाने पे है। ठीक है, इसी ताप को हम केल्विन पैमाने पे, किस पे, केल्विन पैमाने पर क्या दर्शाते हैं, तो 0 केल्विन, 0 जो केल्विन होता है वो बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, उधर दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो होता है 1 केल्विन 0 केल्विन वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, अर्थात जो हमारा परम शून्य ताप है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन पैमाने पे बात करें तो 0 केल्विन। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो दिखे उसके अनुसार मारिएगा ऑप्शन। बात समझ में आई है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में 0 केल्विन दिख रहा होगा, 0 केल्विन। आपका 273 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव में है ना कि माइनस में। ठीक है, निगेटिव होता तब परम शून्य ताप मानते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 0 केल्विन को हम परम शून्य ताप कहते हैं, जो कि सेल्सियस पैमाने पे -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। बात समझ में आई होगी। चलिएगा, अगला बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की। चौथा नंबर, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। ठीक है, कोई लिफ्ट है हमारी, ये है, समझ लीजिए हमारी क्या है, लिफ्ट है, लिफ्ट। इसका द्रव्यमान कितना दिया है, मास 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। ठीक है, इसमें ऐसे रस्सी लगी रहती है, ये ऊपर जाती है। ठीक है, ऐसे लगी रहती है। चलिए, तो लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, आपको आगे बताया भी है। कह रहे लिफ्ट के केबल में तनाव क्या होगा, यानी ये जो केबल इसमें लटकाया गया है इसमें तनाव क्या हो, क्योंकि भाई इसका भार है। कोई भी चीज़ आप देखे होंगे, कोई रस्सी है उसमें कोई वजनदार चीज़ बांधेंगे तो देखेंगे वो टाइट हो जाती है रस्सी, उसी तनाव को पूछ रहा है। ठीक है, वो तनाव क्या होगा जब वह 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही होगी। ये किधर जा रही है, लिफ्ट ऊपर की तरफ, और इसका जो त्वरण है इस लिफ्ट का त्वरण यानी ए बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर जा रही है। तो इस पर तो एक और त्वरण काम करेगा ना, क्योंकि भाई लिफ्ट जब भी हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ गति करेंगे, तो जो आपका त्वरण होगा उसके साथ साथ आपका गुरुत्वीय त्वरण भी उस पर कार्य करता है। अर्थात इस लिफ्ट पे हमारा एक और त्वरण काम करेगा, कौन, जी, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में बोला है इतना रखने के लिए, जी का मान। ठीक है, बात समझ में आई है। चलिएगा, तो कह रहे कि उसका तनाव क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम तनाव निकालेंगे। तनाव एक प्रकार का बल है, क्योंकि इसमें जो इस पे जो भार लगेगा इस लिफ्ट द्वारा इस रस्सी पे, तो एक प्रकार का बल ही
बल ही तो काम करेगा, तभी तो उसमें तनाव आएगा। ठीक है, तो आपको बल का फॉर्मूला पता है क्या होता है, m इंटू यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण लिख लेते हैं हिंदी में ही, द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तनाव को T से दिखाते हैं, द्रव्यमान m हो जाएगा इंटू, अब त्वरण इस पे दो कार्य कर रहा है ना, आपका त्वरण A भी काम कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण G भी काम कर रहा है, तो इस पे टोटल जो त्वरण हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो त्वरण क्या हो जाएगा, A प्लस G हो जाएगा, A प्लस G। तो यहाँ से निकाल दीजिए T बराबर m का मान दिया है 500 गुणे A का मान कितना है आपका 2 है, A का मान 2 है और प्लस G का मान है 9.8। ठीक है, अब इसी का कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा 500 गुणे, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 11.8 हो जाएगा, 11.8। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, गुणा करिए, देखिए पहले तो एक जो शून्य है इस दशमलव को गायब कर देगा। अब समझिए 118 में 50 से गुणा करना है, तो गुणा तो आसानी है, एक जीरो है तो एक जीरो चिपका लेते हैं, 5 8 40, कैरी कितना हुआ 4, 5 में 5, 5 4 9 और 5 एकम में 5, कितना हो गया 5 एकम में 5 यानी 5900, कितना हो गया 5900 न्यूटन बल है ना, तो 5900 न्यूटन ऑप्शन दिया है, 5900 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, इतना न्यूटन का हमारा क्या लगेगा उस रस्सी में तनाव, यानी एक प्रकार का बल है। ठीक है, इतना न्यूटन हमारा क्या लगेगा उस पर तनाव लगेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5900 न्यूटन, वो एन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, इतना न्यूटन। बात समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा इतना नोट करिएगा, बिल्कुल आसान था, जहाँ पे भी ना समझ में आए एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, क्या करा है कि एक पिंड का आवेश -80 माइक्रोकूलम है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान पूछा है, n का मान पूछा है, हमें q का मान दिया है -80 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो 1 माइक्रोन में आपको पता है कितना होता है 10 की पावर -6, तो इसको लिख सकते हैं इस वैल्यू को क्या है 80 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, और क्या दिया है बस करे इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आपको फार्मूला पता है Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, और ई पे कितना आवेश होता है ये भी पता है, -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है आवेश। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल सकते इस फार्मूले से, इसीलिए कहा जाता है कोई भी वैल्यू जब फिजिक्स की मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है उसको नोट कर लेते हैं, और उसके अनुसार फार्मूला आप क्या करिए यूज करिए, कौन सा लगाएंगे। ठीक है, तो हमें n का मान पूछा है, q का मान दिया है, ये g नहीं है q है। ठीक है, q का मान दिया है, e का मान ऑलरेडी आपको सबको पता है, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो e का मान पता है, तो n का मान निकाल देंगे यहाँ से, n बराबर क्या हो जाएगा q अपान e। ठीक है, q का मान कितना है 80 गुणे 10 की पावर -6 कूलम, अब बटे में e का मान कितना हो जाएगा, e का मान -1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, कूलम से तो कूलम कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कटाते हैं, इसको तो पहले तो दशमलव को हटा लेते हैं, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दीजिए भाई, यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 से गुणा किए तो दशमलव हट जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 80 गुणे, देखिए बेस समान है, 10 की पावर 1 है प्लस 1 है, 10 की पावर -6 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको देखिए यहाँ पे जब बटे में आते हैं, ये तो ऊपर सॉल्व हो गया, अब बटे की बात करते हैं, दशमलव को हटाने के लिए 10 से गुणा किए ना, तो इस 10 से जो गुणा किए हैं इसमें 1.6 में तो दशमलव हट जाएगा 16 हो जाएगा, अब गुणे 10 की पावर -19 ही रहेगी, क्योंकि हम इसका कैलकुलेशन इसका हम बेस लेकर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस 10 का गुणा किए इस दशमलव को हटाने के लिए, तो इस 10 से ये दशमलव गायब हो जाएगा, तो दशमलव को गायब कर दें, ये 10 भी हमारा गायब हो जाएगा, इससे गायब कर सकते हैं, तो बच गया 16 गुणे 10 की पावर -19 बचेगा। ठीक है, चलिएगा तो अब तो आसानी से कर लेते हैं, 16 5
80, 5 बार में कट जाएगा। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, घात पॉजिटिव होगी, यानी 5 गुणे 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर +19 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे 10 की पावर 19 में से 5 जाएगा 14, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी इसमें संख्या होगी। पूछा है ना कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो 5 गुणे 10 की पावर 14, 5 गुणे 10 की पावर 14। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। इसका समझ में आई है, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिएगा अगला बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर, चलिए क्या कर रहा है ये कि एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 गुणे 10 की पावर -14 हर्ट्ज है। आवृत्ति दिया है, एन का मान दिया है कितना, आवृत्ति का मान कितना दिया है, तो 6 गुणे 10 की पावर 14, सॉरी माइनस नहीं 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये दिया है आपका क्या, आवृत्ति का मान दिया है। कह रहा जब यह अपवर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में संचरण करते तब इसकी आवृत्ति होगी। तो कह रहे जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक वो 1.5 दिया है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो जो आवृत्ति है, ठीक है, वह 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करेगी, संचरण करेगी, उसमें जो प्रकाश है जिसकी आवृत्ति इतनी है, तो उसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको समझाया गया होगा या पढ़े होंगे आप लोग कि जो प्रकाश जो होती है, प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं उसमें, तो उसकी आवृत्ति होती है, तरंगदैर्ध्य होती है। ठीक है, आवर्तकाल से तरंग के मतलब जो प्रकाश की तरंग है या जो प्रकाश है उससे रिलेटेड ये परिभाषा पढ़े हैं। ठीक है, तो उससे आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है, तरंग में आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आयाम सब, आवर्तकाल सब होता है। ठीक है, तो कह रहे इसकी तरंगदैर्ध्य पे सॉरी इसकी आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये इतने अपवर्तनांक वाले माध्यम में संचरण करेगी। तो दोस्तों एक बात याद रख लीजिएगा, जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति, ठीक है, आप किसी भी माध्यम में संचरण करिए, उसकी आवृत्ति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो जो हमारी तरंगदैर्ध्य होती है, तरंगदैर्ध्य जो होती है या जो वेग होता है प्रकाश तरंग का, इस पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पे प्रभाव पड़ता है, जो लेकिन इसकी आवृत्ति होती है इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी जब आप किसी अन्य माध्यम में गमन करेंगे प्रकाश का या किसी तरंग का, तो जो उसकी आवृत्ति होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी वो चेंजेस नहीं होती हैं, उसके तरंगदैर्ध्य या वेग में क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, माध्यम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी आवृत्ति पे कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति दिया है आपको कि 6 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज है और 1.5 अपवर्तनांक में संचरण करेगी, तो उसका आवृत्ति क्या होगा, तो आवृत्ति जो n डैश भी निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, n के बराबर ही होगा। यानी जो 1.5 अपवर्तनांक वाला माध्यम है उसमें भी जो उसकी आवृत्ति होगी 6 गुणे 10 की पावर कितना होगी, 14 होगी। कितना होगी, 14 हर्ट्ज होगी। ठीक है, सेम रहेगी, तो इसकी आवृत्ति चेंज नहीं होने वाली है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 6वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा पहले वाले ऑप्शन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। 60 वाट का बल्ब है, यानी पी का मान दिया है कितना, 60 वाट। इसमें धारा कितनी बह रही है, आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, इतना एम्पियर की धारा बह रही है और कितने समय तक, तो टी का मान दिया है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 60 गुणे 60 सेकेंड। ठीक है, इतना सेकेंड के लिए क्या कर रही है, इसमें धारा बह रही है इस बल्ब में, 60 वाट वाले बल्ब में। तो कह रहा है कि इसमें गुजरने वाला कुल आवेश है, कुल आवेश है, क्यू का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, क्यू का मान पूछा है। ठीक है, तो फार्मूला भाई क्रिएट करिए, सारी वैल्यू तो लिख रही है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, क्यू का मान आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये जो वैल्यू दी है ना आपको भरमाने के लिए दी है कि आप थोड़ा मतलब हट जाएंगे ट्रैक से।
ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए दी है। आपको Q का फार्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है, या Q बराबर एक और फार्मूला लिखे थे कहाँ पे, N इंटू ई होता है, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से तो फार्मूला लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो धारा के फार्मूले से Q बराबर I इंटू टी, ठीक है, क्योंकि धारा का I का फार्मूला होता है, धारा बराबर क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी I बराबर Q अपान टी। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो I इंटू टी। अब यहाँ पे दिया है, देखिए I का भी मान दिया है और T का भी मान दिया है, तो आवेश का मान निकल के आ जाएगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू, अब इसका 60 गुणे 60 यानी 3600। अब गुणा करिए तो Q का मान कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, एक जीरो से तो दशमलव भैया हट गए, यानी ये क्या बन गया, सिर्फ 5 बने। 5 से किस में गुणा कर दीजिए, 360 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 0, 5 छके 30 को 0, 5 छके 30 को 0, 3, अब 5 ये 15, अब 15 3 कितना हो जाएगा, 18 कूलाम हो, 1800 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 कूलाम। तो इसमें जो गुजरने वाले आवेश हैं वो कितने हो जाएंगे, 1800 कूलाम। ऑप्शन दिया है 1800 कूलाम, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है ना, तो 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1800 कूलाम। तो इसके ऑप्शन नंबर डी को आप क्या करिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, मज़ा आ रहा है, पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन का सोल्यूशन करना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते भी रहिएगा, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, इतना नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, 10-10 का पैटर्न चल रहा है, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसको नोट करिए, फिर उसे देखते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब एक दंड चुंबक की उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्दिष्ट होता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है, तब उदासीन बिंदु होगा। उदासीन बिंदु मतलब जहाँ पे चुंबकीय रेखाएं नहीं होती हैं उसे उदासीन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक दंड चुंबक है, दंड चुंबक, ठीक है, इसमें 2 पोल होगा, नॉर्थ और साउथ। जो नॉर्थ पोल है वो किस साइड है, तो साउथ साइड है, और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ के साइड है। ठीक है, यानी जो उत्तरी है वो दक्षिणी की ध्रुव की तरफ, जो उसका दक्षिणी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव की तरफ निर्देशित है। तो कह रहे इसमें उदासीन बिंदु कहाँ पे होगा, यानी कहाँ पे चुंबकीय रेखाएं नहीं जाएंगी। ठीक है, तो जो इसका अक्ष होता है दंड चुंबक का, ठीक है, ऐसे अक्ष होता है। तो जब आप नॉर्थ पोल को साउथ की तरफ निर्देशित कर दीजिए और साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ, तो जो यहाँ पे जो मिलता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, उदासीन बिंदु, यानी जहाँ पे चुंबकीय रेखाएं नहीं होंगी, वो कौन सा होगा, कौन सी जगह होगी, तो यह दंड चुंबक का जो अक्ष है, क्या अक्ष, यहाँ पे जो होता है उदासीन बिंदु पाया जाता है, उदासीन बिंदु। ठीक है, उदासीन बिंदु पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो अक्ष पे, दंड चुंबक के अक्ष पे। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष पर, दिया है ऑप्शन नंबर ए में ही ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष पर। ठीक है, चुंबकीय अक्ष पर। यहीं पे यदि यहीं पे 2 चुंबक रख दें, जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, और इधर भी हमारा एक दंड चुंबक का नॉर्थ पोल हो गया, तो इधर से किरणें जाएंगी, इधर निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे समय होगा कि क्योंकि एक दूसरे को तो काटती है नहीं। ठीक है, तो ये मतलब इन्हीं के बीच एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ पे चुंबकीय रेखाएं क्या होंगी, पहुंच ही नहीं पाएंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो हमसे पूछा था दंड चुंबक में जब उसको दक्षिणी ध्रुव को उत्तर की तरफ निर्देशित कर दे और उत्तरी ध्रुव को दक्षिण की तरफ, तो उसका उदासीन बिंदु कहाँ होगा, तो कहाँ होता है, चुंबकीय के अक्ष पर। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ था। ठीक है, 9 नंबर क्या करा है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। क्या करा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यही है ना, कह रहे हैं ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष
वायु का अपर्तनांक बताइए। तो हमने बताया कि देखिए वायु के सापेक्ष कांच का पूछ रहा है, ऐसी को पलट के पूछे कि कांच के सापेक्ष वायु का, तो क्या करिए इसको भी पलट दीजिए। तो इसको पलटेंगे तो इसको देखिए कैसे पलटा जाता है, तो कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, अब पलटेंगे तो 1 बट्टा में 1.5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी का सोल्यूशन कर दीजिए, 10 बटा में 15 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से 2 5 10, 5 3 15, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 2/3, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2/3, या इसका फार्मूला आपको बताया गया है। ये क्या होता है, ANG गुणे GNA बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से भी आप निकाल लेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया गया, वहाँ पे भी मैं बताया हूँ कि वायु के सापेक्ष कांच का हो और कांच के सापेक्ष वायु का पूछा हो तो जो वैल्यू दिया है उसको पलट दीजिए। तो पलटने का मतलब 5 को इधर 1 को उधर मत कर दीजिएगा, पलटने का मतलब जो आंसर है उसमें बदलाव करना है। ठीक है, चलिएगा 2/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। नोट करिएगा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष 9 नंबर भी पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं वायु में प्रकाश की चाल, 10 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बात सही है भाई, इतना होता है। कह रहा है कि 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, n अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, माध्यम में, तो यहां से निकालेंगे तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो वायु में प्रकाश की चाल यानी C/N हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल C/N, n क्या है, अपवर्तनांक है, n की वैल्यू दिया है 1.5 और c की वैल्यू दिया है कितना, तो दिया है 3 × 10⁸ अब बटा में n की वैल्यू 1.5, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए दशमलव का हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा, ऊपर नीचे 10 से गुणा, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे 10 से गुणा करें तो 10 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 10 दहिया 30 × 10⁸ बटे में इसका गुणा करेंगे तो दशमलव गायब, 15 दूना के 30 यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन देखिए मैच कराइए, ऑप्शन मैच कराइए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है जी। इसका भी ऑप्शन नंबर बी, 10वें का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, 9वें का भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सब समझ में आए होंगे। ठीक है, और वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, सारा नोट कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, जो आगे इसके क्वेश्चन है 10 सॉल्व करेंगे उसको अगले पार्ट में। ठीक है, 3 पार्ट बन रहा है, तो चलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बचे हुए 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।